हेलो दोस्तों। विजन आईएएस करंट अफेयर्स जुलाई 2023 के पर्यावरण खंड में आपका स्वागत है। पहला टॉपिक है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 सुर्खियों में क्यों रहा है, तो समझते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया था। इसी 2002 वाले अधिनियम में संशोधन किया गया है। किसके द्वारा संशोधन किया गया है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा संशोधन किया गया है और अब जो है ये हो गया जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023। तो थोड़ा जानते हैं कि 2002 में जो विधेयक था उसके बारे में क्या है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे इस अधिनियम में क्या हुआ था कि भारत को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय 1992 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसको लागू किया गया था। तो फिर क्या है ये संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता अभिसमय? ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। सभी अंतर्राष्ट्रीय, इसमें कितने देश शामिल हैं? 196 देश जो है वर्तमान में है और इसका सचिवालय जो है वो मॉन्ट्रियल में है। मॉन्ट्रियल कहाँ पर है? कनाडा में। उद्देश्य क्या है? 1992 में 3 लक्ष्यों के साथ इसे तैयार किया गया था। वो 3 लक्ष्य क्या थे? वो 3 लक्ष्य ये थे कि जैव विविधता का संरक्षण करना है, दूसरा था जैव विविधता के घटकों का संधारणीय उपयोग करना है, तीसरा क्या था? आ आनुवांशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण करना है। तो ये 3 लक्ष्यों के साथ जो है वो यूएनसीबीडी जिसे हम कहेंगे सीबीडी 1992 से ये शुरू हुआ। भारत भी इसका सदस्य है। तो भारत को भी अपना अपने देश में इसको लागू करने के लिए व्यवस्था करनी थी। तो ऐसे में भारत ने 2002 में जैव विविधता अधिनियम 2002 लाया था, जिसके जरिए से इसे लागू करने का प्रयास किया गया था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कि यूएनसीबीडी के अंतर्गत कुछ समझौते भी हुए थे उसको लागू करने के लिए। 3 प्रोटोकॉल जो है हुए थे, जिसमें थे पहला जो था वो लाभ साझाकरण से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल। जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें बहुत विस्तार से दी हुई होती हैं। जैव सुरक्षा से संबंधित कार्टाजेना प्रोटोकॉल, देयताओं से संबंधित नगोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल था एक। तो ये 3 जो है मुख्य समझौते हैं। इसके अंतर्गत जो है सारे देश जो है काम करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो जो सीबीडी का जो शासी निकाय है, यानी कि जो उसको निर्देशित करता है, उससे पक्षकारों का सम्मेलन होता है जिसे सीओपी कहते हैं और ये सम्मेलन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। तो कन्वेंशन के सभी स्तरों की जैव विविधता को शामिल किया गया है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां, आनुवंशिक संसाधन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंतर्गत ये बॉडी काम करती है। अब हम बात करें कि इस अधिनियम जो 2002 हम लोग लाए थे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। जो विधेयक आया था उसमें ये था, भारत ने लाया कि उसमें था कि जैव विविधता का संरक्षण करेंगे। ठीक है, ये भी सीबीडी की डिमांड थी, तो भारत ने भी अपने देश में जो है जैव विविधता के संरक्षण की बात कही। जैव विविधता के घटकों के संधारणीय उपयोग को बढ़ावा देना। जैव विविधता में जो घटक हैं उसको संधारणीय मतलब सतत रूप से लंबे समय तक उपयोग करने की बात कही गई थी। जैव विविधता जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों को निष्पक्ष और न्याय संगत आधार पर साझाकरण करना। तो अब ये देखिए, भारत जो है अपने देश में ये लागू कर रहा है ये चीज़ों को। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत में विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, भारत में जो है त्रिस्तरीय प्रणाली है। तो ये नियम को भी 3 स्तरों पर लाया गया, त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था कहा गया जिसे। तो ये कैसी विनियामक व्यवस्थाएं थी? यानी कि अलग अलग जो है संस्थाओं को, अलग अलग पावर को विनियमन करने के लिए, कानून बनाने के लिए, नियम बनाने के लिए प्रावधान किए गए। तो सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रावधान किया गया? राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधान ये हुआ कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का गठन कर दिया गया। ये क्या है? एनबीए। तो इसको सेंटर जो है वो काम करता है इस पे, यानी कि हमारा केंद्र सरकार जो है इसको ध्यान में रख के काम करती है, केंद्र सरकार के लिए पूरा नियम बनाता है। अगला जो है राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जिसे एसएसबी कहेंगे। तो
आगे आपको एसएसबी, एनबीए ऐसा लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, और दूसरा जो है वो राज्य स्तर पर जो बॉडी काम करती है वो राज्य जैव विविधता बोर्ड है, जिसे एसएसबी कहेंगे। स्थानीय स्तर के निकाय भी बनाए गए। स्थानीय स्तर में मतलब जैव विविधता प्रबंधन समितियां बनाई गई, जिसे बीएमसी यानी कि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी कहा गया। तो अब ये तीन जो है त्रिस्तरीय विनियामक व्यवस्था थे, यानी कि ये तीनों संस्थाएं जो हैं, तीनों बनी हुई चीज़ें हैं, अलग अलग स्तर पर अलग अलग नियम बना सकती हैं। जैव विविधता के से संबंधित जो लाभ थे, उसको लाभ को साझाकरण करने के लिए भी प्रावधान किए गए। तो लाभों का साझाकरण कैसे होता था? जैसे मौद्रिक मुआवजे का भुगतान करना। मौद्रिक मुआवजे का भुगतान कौन करेगा? मौद्रिक मुआवजे का भुगतान बड़ी संस्था छोटे संस्था को करेगी, तो ऐसे में मुआवजे का भुगतान भी लाभ साझाकरण का ही एक पार्ट माना गया। अगला जो है वो आईपीआर। आईपीआर का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकारों को साझा करके जो है लाभों का साझाकरण का बात की गई। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण। अगर केंद्र सरकार कोई प्रौद्योगिकी लाती है तो उसको हम जो है अपने जिलों में या फिर राज्य को दे सकती है। ऐसे में इस प्रकार से लाभ साझाकरण की बात की गई। विधेयक का महत्व क्या है? विधेयक का महत्व की बात यह है कि औषधीय पादपों की खेती को प्रोत्साहित करके औषधीय पादपों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना था। तो एक महत्व ये था कि औषधीय पादप की हमें वृद्धि थी, उस पे जो दबाव था उसको कम करना था। भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य था, एक महत्व था। अनुसंधान, पेटेंट आवेदन प्रक्रिया, अनुसंधान परिणामों के हस्तांतरण, ये सारी चीज़ें जो थी उसको और सुविधाजनक बनाना था। ये एक इसका एक बड़ा महत्व था। अगला है वो अधिक विदेशी निवेश का मार्ग खोलता है। तो ऐसे में ये समझौता विदेशी निवेश यानी एफडीआई के संदर्भ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम बात करते हैं उन संशोधनों पे जो 2023 में किए गए, यानी कि अभी जो संसद ने संशोधन किया है इस विधेयक में। तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पहले दूसरी थी और अब उसे बदल करके अलग कर दिया गया है या कुछ नया जोड़ दिया गया है। तो पहला है छूट के दायरे में वृद्धि। तो 2002 में कितना छूट थी? 2002 में छूट थी कि जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए विनियामक प्राधिकरण से पूर्व मंजूरी लेना या उसे सूचित करना अनिवार्य होता था। होता क्या था ना कि कोई भी जैविक संसाधन का उपयोग करना है तो सबसे पहले जो विनियामक प्राधिकरण कौन कौन से हैं? तीन थे। एक राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता थी, एक राज्य स्तर पर और एक जिला स्तर पर, जैसे स्थानीय स्तर पर जिसे हम क्या बीएमसी कहेंगे, तो कमेटी जो थी। तो तीन स्तर की जो प्राधिकरण है, विनियामक प्राधिकरण है, उससे जो है पहले से मंजूरी लेना होता था, यानी उसको सूचित करना अनिवार्य होता था। लेकिन अब जो 2023 में संशोधन किया गया है उसमें उसमें क्या चीज़ें शामिल हैं? उसमें ये शामिल है कि पंजीकृत आयुष चिकित्सकों, स्थानीय लोगों, समुदायों और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधनों के उपयोग के लिए एसएसबी को सूचित करने से छूट प्राप्त किया गया है। यानी कि एसएसबी का मतलब क्या है? एसएसबी का मतलब स्टेट बायोडाइवर्सिटी थी। तो स्टेट को आप अगर नहीं भी पहले सूचित करेंगे तब भी आप ये लोग, कम से कम ये लोग जो आयुष से जुड़े हैं, स्थानीय लोग हैं, समुदाय हैं, वाणिज्यिक उद्देश्य, ये सारे लोगों को थोड़ा छूट दे दी गई है कि आप लोग अभी बहुत ज़्यादा अनिवार्य नहीं है। तो एक संशोधन तो ये ठीक है। दूसरा है आईपीआर की मंजूरी के लिए। आईपीआर का मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार के लिए मंजूरी क्या है? भारत से प्राप्त जैविक संसाधनों से जुड़े आईपीआर यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य है। एनबीए का मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। तो अब मान के चलिए कि अगर किसी व्यक्ति को जैव विविधता से संबंधित संसाधनों पर अपना पेटेंट कराना है या बौद्धिक संपदा अधिकार प्राप्त करना है, तो उसको जो है आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेना अनिवार्य था। यानी कि आवेदन करने से पहले ही आपको मंजूरी चाहिए। अभी आपने आवेदन नहीं किया है, पहले आपको मंजूरी लेना है, फिर आईपीआर के लिए आपको अब आवेदन करना है। तो इसमें संशोधन में थोड़ा सा छूट ये दिया गया कि अब आप आईपीआर में जो है आईपीआर प्रदान करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी पड़ेगी, ना कि आईपीआर के आवेदन से ही पहले।
यानी कि ये हुआ कि आईपीआर आपको तब प्रदान किया जाएगा जब आप मंजूरी लेंगे, ठीक है, एनबीए से। लेकिन आवेदन करने से पहले आप मंजूरी लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप आवेदन कर दीजिए और उसके बाद में धीरे धीरे आवेदन मिलने से पहले तक आपके पास समय होगा और आप उस समय में एनबीए से मंजूरी ले लीजिए। ऐसा नहीं है कि पहले आप मंजूरी ले लीजिए उसके बाद ही आवेदन करिए, ऐसा नहीं है। तो ये छूट दे दी गई है जैव विविधता संशोधन विधेयक 2023 में। तो एक छूट है ताकि जो प्रेशर जो लोगों के ऊपर पड़ता था आवेदन करने के लिए ही बहुत ज़्यादा समस्याएं उठानी पड़ती थी, उससे छूट मिल गई है। अगला है लाभ साझाकरण करना। लाभ साझाकरण का मतलब क्या है? जैव संसाधनों और इससे संबंधित ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदायों के साथ लाभ साझाकरण करना अनिवार्य था। तो ये चीज़ें अनिवार्य थी। अब देखिए इस विधेयक में जो था, इस विधेयक में जो संशोधन हुआ है उसमें ये हुआ है कि संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वालों को स्थानीय समुदाय के साथ लाभ साझाकरण करने से छूट प्रदान करता है। संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करने वालों की बात कही गई है। हालांकि अभी जब आप इस ये जो टॉपिक है लाभ साझाकरण वाला, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि 2002 वाला ही सही था, लेकिन इसमें देखिए थोड़ा सा छूट दे दी गई है। आप इस बात को इसकी चुनौतियों में या फिर इससे होने वाली समस्याओं में लिख सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग से आपको लग रहा है कि स्थानीय लोगों के साथ शायद थोड़ा सा नुकसान उनको हो सकता है। लेकिन ये संशोधन ध्यान में रख कर के किया गया है, संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान को के उपयोग को ध्यान में रख कर के किया गया है। ऐसे में एक परिवर्तन ये आप देख सकते हैं। अगला जो है संशोधन अपराध और जुर्माना। 2002 में जो अधिनियम आया था ना, तब उसमें सरकारी एजेंसियों से अनुमति नहीं लेने जैसे अपराधों के मामले में 5 वर्ष की सज़ा होती थी और जुर्माना भी होता था या फिर दोनों हो जाता था। लेकिन इस विधेयक में कई ऐसे कृत्य हैं जिनको गैर आपराधिक बना दिया गया है। तो जैसे कि नियमों के उल्लंघन पर जो कारावास के स्थान पर जुर्माना का प्रावधान किया गया है, यानी कि कारावास नहीं होगा, आप जुर्माना दे दीजिए। और जुर्माने की राशि जो है वो 1 से 50 लाख रुपए तक की है। तो जुर्माने पर बात आ गई है। अगला है लगातार उल्लंघन कोई कर रहा है तो उस पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर भी आप अगर थोड़ा ध्यान से देखें, ये जुर्माना लगाएगा कौन? जुर्माना लगाएगा संयुक्त सचिव के स्तर का कोई अधिकारी होगा वो लगाएगा, उसके नीचे का अधिकारी नहीं लगाएगा। इंस्पेक्टर दरोगा वहीं लगाएंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो तो अब एक गैप दिखाई दे रहा है 1 से 50 लाख तक का। बार बार उल्लंघन की स्थिति में 1 करोड़ तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में सचिव के ऊपर है, अगर सचिव अच्छा व्यक्ति है तो वो कम पैसा लगाएगा, अगर वो ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा अजीब व्यक्ति है तो वो थोड़ा ज़्यादा पैसा भी लगा सकता है, ज़्यादा जुर्माना लगा सकता है। तो निश्चित दंड तय नहीं है, 1 लाख से 50 लाख या 1 करोड़ तक। तो हो सकता है कि 1 करोड़ ना लगाए अधिकतम जुर्माना, लेकिन 90 लाख भी अगर किसी के ऊपर जुर्माना लगता है तो बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है। ऐसे में जो है नियम में थोड़ा स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए था। जो संशोधन हुआ है थोड़ा और बेहतर तरीके से संशोधन यहाँ करना चाहिए था कि एक फिक्स अमाउंट रखना चाहिए और संयुक्त सचिव के स्तर का जो व्यक्ति है उसकी एक जिम्मेदारी या फिर उसके भी एक मानक में तय कर दिया जाना चाहिए, विवेकाधिकार नहीं देना चाहिए था। तो यहाँ आप इसको समस्या में ये सारी चीज़ें दिखा सकते हो। अगला है एनबीए का विस्तार। एनबीए क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय स्तर की जो संस्था है। इसमें क्या हुआ कि एनबीए के अध्यक्ष के अलावा 10 पदेन सदस्य का होना अनिवार्य है। तो ये 2002 में था। तो अब जो है वैज्ञानिकों के बीच से कम जो विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक हैं उनमें से कम 5 जो है गैर आधिकारिक सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे, ऐसी उसमें बात कही गई थी। लेकिन जब ये संशोधन हुआ अब की बार 2023 में, तो उसमें ये हुआ कि जनजातीय कार्य और जैव प्रौद्योगिकी जैसे मामलों से जुड़े मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व जो है वो 16 पदेन सदस्य करेंगे, उसमें 16 पदेन सदस्य होंगे और राज्य जैव विविधता बोर्ड के 4 प्रतिनिधि भी होंगे। तो उस राज्य बोर्ड से संबंधित जिस राज्य से होगा वहाँ के भी 4 जो है प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे तो और लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय लिया जाएगा। 5 गैर आधिकारिक सदस्य भी नियुक्त होंगे। 5 गैर आधिकारिक सदस्य वह होंगे जो विशेषज्ञ होंगे, विज्ञान में विधि विशेषज्ञ होंगे, तो उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा। अगला क्या है? एक सदस्य सचिव होगा जो एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है एनबीए में थोड़ा सुधार किया गया है। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई है, राज्य जैव विविधता बोर्ड के 4 सदस्य को शामिल किया गया है और
एक जो है एनबीए का मुख्य समन्वय अधिकारी लाने की बात की गई है। तो ये संशोधन था 2002 में, ये चीज़ें थी, और 2023 में जो संशोधन करके इन्होंने इस सारी चीज़ों को लाया है। अब बात करते हैं थोड़ा सा विधेयक से जुड़ी चिंताओं की। क्या चिंता है? संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान, वही जो हमने अभी कहा था कि संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान में जो है को परिभाषा में अस्पष्टता है। उसमें जो है उसको नगोया प्रोटोकॉल या कार्टाजाना प्रोटोकॉल में इस शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है। व्यापक व्याख्या की जाएगी। ऐसे में जो है हो सकता है कि स्थानीय लोगों के या फिर स्थानीय समुदायों के भूमिका को कम कर दिया जाए या उनका शोषण कर लिया जाए। ऐसे में उन पर जो है एक दबाव बन सकता है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अगली चिंता के बारे में, तो अपराधों और जुर्मानों से जुड़ी चिंता। वही अपराधों और जुर्मानों से जुड़ी चिंता में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया है। तो किसके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, ये तो सचिव के मूड के ऊपर है कि किसके ऊपर कितना जुर्माना लगा दे। तो ये भी थोड़ा सा पारदर्शिता की थोड़ा कमी है और बेहतर तरीके से इसको किया जा सकता था। बड़ी कंपनियों पूर्व मंजूरी लेने या लाभों को साझाकरण करने की अनिवार्यता से बच सकती हैं। तो लाभ को साझा करें ना करें, ऐसे में उनको छूट मिल गई है। अधिकांश आयुष कंपनियां हैं जो कि ऐसे जो है उनको छूट मिलनी चाहिए, वो ठीक है, वो प्रैक्टिस करती हैं, चिकित्सक के नाम से पंजीकृत करती हैं, ऐसी चीज़ें थी। लेकिन ये सारी चीज़ें एक समस्या बना सकती है। विदेशी प्रबंधन वाली भारत में पंजीकृत कंपनी को किसी निर्धारित जैविक संसाधन का उपयोग करने और उसे उत्पाद विकसित करने के लिए एनबीए से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे में जो है स्थानीय समुदायों को नुकसान हो सकता है। जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है उनका लाभ जो है साझाकरण हो सकता है, उनका शोषण हो सकता है, और भी कई चीज़ें हैं जो कि एक चिंता का विषय है। ऐसे में सरकार को और बेहतर तरीके से इसको जो है ध्यान में रखना चाहिए, और इसको नियमों और कानूनों के तहत एनबीए के पास अभी अधिकार है कि वो विनियमन कर सकता है, तो ऐसे में उसको और बढ़िया से विनियमन करना चाहिए। अगला टॉपिक है वो है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग द्वारा दायर की गई अपील को खारिज कर दिया है। ये अपील दायर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अपील है। इसके पहले केस कहीं चल चुका है और ये जो है अपील की गई है। यानी कि अपील तब होती है जब कोई केस पहले एक बार हो चुका है, निर्णय उस पे आ चुका है, और अब उस निर्णय से पार्टी जो है असंतुष्ट है, और उस असंतुष्टि के कारण कोर्ट में या फिर उससे बड़ी कोर्ट में जाकर के, या फिर बड़ी कोर्ट या उसी के समानांतर कोर्ट में या उसी कोर्ट में जाकर के अपील कर सकती है, दोबारा उसको देखने की बात कर सकती है। तो अपील की गई है, किसने किया है? पीआईएच यानी कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग। तो ये जो है केस कब चल रहा था? 2007 पीएल 2027 के लिए पेप्सिको को मिले आईपीआर। आईपीआर क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया था। कब? 2021 में। किसने किया था? तो आप हम देखेंगे आगे। 2021 में जो है पीएल 2027 नाम के एक जो आलू है उसको जो है उसमें पेप्सिको जो कंपनी है पेप्सिको इंडिया होल्डिंग, उसको जो है वो बौद्धिक संपदा अधिकार था, उसको उसको आईपीआर प्राप्त था, उसने पंजीकरण कराया था और उसको रद्द कर दिया गया है। और इसी रद्द होने के बाद जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर कर दी गई है। मुद्दा क्या है? मुद्दा थोड़ा समझते हैं। तो पीएल 2027 नाम से आलू की एक किस्म है, ठीक है, जो मैंने बताया, जो पेप्सिको के अनुबंध कृषि व्यवस्था के तहत 2009 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, 2009 में प्रस्तुत हुआ था ये। अब जो है पीएल 2027 किस्म को इस अधिनियम के तहत जो है पंजीकृत किया गया था। कौन से अधिनियम के तहत? ये पीपीवी एंड एफआर, आप देख सकते हैं, प्रोटेक्शन एंड प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट्स। अब इसको आप पीपीवी एंड एफआर यही कहेंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण, एक बार आप याद कर लीजिए, अधिनियम 2001 के तहत पंजीकृत किया गया था। 2019 में क्या हुआ कि पेप्सिको ने गुजरात के कुछ किसानों पर इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आलू की किस्म के को अवैध रूप से उगाने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार का उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दायर किया था। 2019 में गुजरात में हुआ था। तो पेप्सिको ने कहा कि गुजरात के कुछ किसान जो हैं वो उसके द्वारा पंजीकृत जो आईपीआर था
उसके अंतर्गत उसका उल्लंघन कर रहे हैं और इस आलू को उगा रहे हैं अवैध रूप से। मुकदमा दायर हो गया। मुकदमा दायर हुआ तो फिर पंजीकरण जो था, पंजीकरण के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत की गई जब कोर्ट ने चेक किया, और जब गलत जानकारी हुई तो 2021 में कोर्ट ने पाया कि ये गलत तरीके से हुआ है। ऐसे में 2021 में PL 2027 का पंजीकरण ही रद्द कर दिया। किसने? गुजरात हाई कोर्ट ने। और उसी के विरुद्ध में ये अपील दायर की गई है। अब बात करेंगे थोड़ा सा UPOB इसमें दिया है, थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या है, आगे इसमें जानकारी आएगी। तो नई पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है। तो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड। उत्पत्ति हुई थी है कब? 1961 में। पादप किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय भी समय है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ये स्थापित है। इसके बारे में अगर बात करें तो समाज के लिए नई पादप और नई किस्मों के विकास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पादपों की विविधता के संरक्षण की एक प्रभावी प्रणाली को बढ़ावा देता है। भारत सदस्य इसका नहीं है। तो आपको याद रखना है कि नई पादप किस्म जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात है, उसमें भारत जो है हिस्सा नहीं है। अब हम बात करते हैं ये PPV एंड FR अधिनियम 2001 के बारे में। तो उसमें क्या था, क्योंकि 2001 में ही उसके अंतर्गत ही पंजीकरण होता है। तो क्या था ये? कानून का निर्माण करना। कानून का निर्माण किस पे? 2001 में जो है ट्रिप्स समझौते के तहत ये चीज़ें शामिल बनाया गया था। ट्रिप्स समझौते में क्या था कि व्यापार के संबंधित बातें थी, तो इसमें कानून बनाया गया था, अधिनियम ला करके भारत में। तो 2001 में आया था। इसमें क्या चीज़ें शामिल की गई? इसमें शामिल हुआ इस अधिनियम में कि पौधों की नई किस्मों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 1978 के उद्देश्यों के अनुरूप भारत सदस्य नहीं है, याद रखना है आपको। लेकिन जो अधिनियम से संबंधित विशेषताएं थी, भारत ने कुछ अपने अपने एक्ट में 2001 वाले में थोड़ा शामिल किया। तो आगे आगे क्या था इसमें? नई मौजूदा तथा किसानों द्वारा विकसित किस्मों को संरक्षण प्रदान करने वाला दुनिया का एकमात्र IPR कानून है ये। तो अगर कोई नई किस्म है, नई प्रकार की कोई वैरायटी है पौधों की, तो उस पे जो है ये IPR प्रदान करता है ये कानून 2001। अगर किसी को पंजीकृत करवाना है IPR के अंतर्गत किसी भी फसल को, तो आपको 2001 वाले अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि PPV एंड FR अधिनियम 2001 के अंतर्गत ही इसको पंजीकृत करवाना होगा। इसमें क्या होता है? पौधों के ब्रीडर्स के साथ साथ किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान किया जाता है। तो पौधों का भी होता है और किसानों को भी बौद्धिक संपदा अधिकार दिया जाता है। तो दो चीज़ें हैं। UPOV के विपरीत यह अधिनियम नई के साथ साथ पहले से भी मौजूदा किस्मों के संरक्षण की व्यवस्था करता है। अब देखिए UPOV यानी कि जो ये बना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघ जो है, ये जो है केवल नई नई क्या कहते हैं किस्में जो आती हैं उस पे ही IPR की व्यवस्था करता है, जबकि ऐसा नहीं है। भारत ने जो अधिनियम बनाया है उसमें नई तो शामिल होंगी IPR में, लेकिन जो पुरानी किस्में भी चल रही हैं उनका भी अगर कोई संरक्षण करना चाहे तो उसको IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में उसको पंजीकृत करवा सकता है और उस पे जो है अपना अधिकार वो कर सकता है। अब बात करेंगे थोड़ा सा PPV और FR अधिनियम के उद्देश्य क्या है, यानी कि जो आया है अधिनियम ये, इसका उद्देश्य है 2001 में आया था, उसका उद्देश्य क्या है? पौधों की नई किस्मों के विकास के लिए पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के संबंध में किसानों के अधिकारों को मान्यता देना और उसकी रक्षा करना। पौधों का आनुवांशिक संसाधन, किसानों के अधिकार और उनकी रक्षा करना। देखिए हमारे यहाँ किसानों और उनकी फसलों की रक्षा करना प्राथमिक कर्तव्य है। तो ऐसे में इस उद्देश्य का पहला पॉइंट यही है कि उन किसानों की रक्षा करना है और पौधों के आनुवांशिक संसाधनों की रक्षा करना है। दूसरा उद्देश्य क्या है? देश में कृषिगत विकास में तेजी लाना। निश्चित रूप से इसका यही होना भी चाहिए। पौधों के ब्रीडर्स के अधिकारों की रक्षा करता है। देशों में बीज उद्योग के विकास को सुगम बनाना। बीज उद्योग हमारा बहुत ज़रूरी है, ऐसे में उसके विकास को काफ़ी आसान बना देना। संरक्षण की अवधि क्या है? वृक्ष लताओं के मामले में 18 वर्ष का संरक्षण देता है ये। अन्य फसल 15 वर्ष, और पहले से मौजूद जो किस्म है अगर उस पर कोई क्या कहते हैं कि अपना अधिकार IPR प्राप्त करना चाहेगा तब उसको 15 वर्ष का ये समय देता है। तो संरक्षण की अवधि भी ठीक है। वृक्ष और लता पे अगर आपको
उसके मामले में 18 वर्ष आपको आईपीआर मिल जाता है। अन्य फसल 15 साल और पहले से मौजूद जो किस्म है उस पे आईपीआर चाहिए तो 15 वर्ष। संस्थान और प्राधिकरण की बात करें तो पौधा किस्म संरक्षण अपीलीय अधिकरण है, यानी कि एक अपीलीय अधिकरण भी बनाया गया है जिसमें 1 वर्ष के भीतर निपटारा किया जाएगा अगर कोई समस्या बनती है तो। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एक अथॉरिटी बनाई गई है, PBV&FR अथॉरिटी जिसे कहेंगे। इसी किसके अंतर्गत हुआ है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। काम क्या करेगा ये काम ये करेगा कि पौधों की नई किस्मों का पंजीकरण कराना, नई किस्मों के विकास और व्यावसायीकरण को सुविधाजनक बनाना। तो ये 2 चीज़ें आसान करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। इस अधिनियम के तहत दिए गए अधिकार क्या क्या हैं? अधिकार जो है कई हैं, जैसे पादप के ब्रीडर के अधिकार। क्या अधिकार हैं? ब्रीडर के पास जो है संरक्षित किस्मों के उत्पादन, बिक्री, मार्केटिंग, वितरण, आयात, निर्यात और ये सारे विशेषाधिकार जो हैं ब्रीडर्स के अधिकार हैं, पादप के ब्रीडर्स के अधिकार हैं। शोधकर्ताओं के अधिकार क्या हैं? शोधकर्ता प्रयोग या अनुसंधान करने के लिए पंजीकृत किसी भी किस्म का उपयोग कर सकता है। तो थोड़ा सा शोधकर्ताओं के ऊपर छूट दी गई है। क्यों? क्योंकि शोधकर्ता जो है वो उनको छूट नहीं रहेगी तो ऐसे में उन पे वो नई चीज़ें नहीं खोज पाएंगे। तो पंजीकरण के लिए पंजीकृत किसी भी किस्म के पर उपयोग करने का अधिकार उनको दिया गया है। किसी भी किस्म का उपयोग जो है प्रारंभिक स्रोत के रूप में भी कर सकते हैं। तो शोधकर्ताओं को छूट दी गई है कि आप किसी भी आईपीआर को उठाइए, किसी का भी आईपीआर उठाइए। आईपीआर का मतलब उसके प्रॉपर्टी राइट को उठाइए और उसके बाद में आप शोध करिए। आपको छूट दी गई है क्योंकि आपसे आशा है कि आप नई चीज़ों को खोजेंगे। अगला है किसानों के अधिकार। किसानों के क्या अधिकार हैं? किसान के पास नई किस्म को पंजीकृत करने और संरक्षित करने का अधिकार है। वो तो शुरुआत में ही था। किसानों के पास जो है इस अधिनियम के तहत 2001 के तहत संरक्षित बीजों के किस्मों के अलावा कृषि उत्पादों को सुरक्षित कर रखने, उपयोग करने, उसकी एक या एक से अधिक बार बुआई करने, उनका आदान प्रदान करने, साझा करने, बेचने, ये सबका अधिकार है उनके पास। ऐसा नहीं है कोई अधिकार कम है, अधिकार खूब दिया गया है। इसीलिए भारत जो है यूपीओवी में शामिल नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो है ना बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत वहाँ शामिल होकर के नहीं कर सकता। ऐसे में भारत जो है अभी उसमें शामिल नहीं हुआ है। किसानों को पीबीवी और एफआर अधिनियम 2001 के तहत संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों को बेचने का अधिकार नहीं है। तो संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीजों के अधिकार का बेचने का अधिकार नहीं है। ठीक है। अपेक्षाकृत अपेक्षित परिणाम प्राप्त न होने पर, नुकसान की स्थिति होने पर किसान को मुआवजा प्रदान करने का अधिकार है। यानी कि अगर किसान कोई किस्म नया बीज बोता है और उसको नुकसान हो जाता है, उसका स्थिति किसानी में उसको लाभ नहीं होता, हानि हो जाती है, तो ऐसे में मुआवजा प्रदान करने का भी मुआवजा प्रदान उसको किया जा सकता है, अधिकार है उसके पास। अब ये जो एक्ट है इससे संबंधित चिंताएं क्या हैं? तो बीजों तक सीमित पहुंच है। हम जानते हैं कि भारत में किसानों तक बीज पहुंचना बहुत मुश्किल है। जब भी बीज का समय आता है बीज बोने का तो उस समय बहुत मारामारी होती है। तो बीजों तक पहुंच जो है बहुत सीमित है। अगला है हाइब्रिड और जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों को प्राथमिकता देना। तो जो जीएम फसलें हो रही हैं आजकल, जैसे जीएम सरसों की चर्चा होती है, बीटी कपास की चर्चा होती है, ऐसे में इन सब जो फसलें हैं इनको लोग ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। क्यों? इनका जो है आनुवांशिक रूप से इसमें संशोधन किया जाता है और ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करती हैं। और न केवल उत्पादन ज़्यादा होता है बल्कि इसमें पोषण का स्तर भी ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा लेवल होता है पोषण का। तो इस पर जो है वो ज़्यादा प्राथमिकता लोग दे रहे हैं। तो ऐसे में इससे संबंधित चिंताएं हैं। लागू करने में चुनौतियाँ, लागू कैसे करोगे इस अधिनियम को? जागरूकता का अभाव है, संसाधनों और बुनियादी ढांचे की कमी है, और भी कई चुनौतियां हैं जो कि समस्याएं लगातार उत्पन्न कर रही हैं। अगला है समस्या जो चिंता है वो है बायोपायरेसी संबंधित चिंताएं। स्थानीय समुदायों के संबंध में पारंपरिक ज्ञान, संसाधनों के उचित मुआवजा न देना और उनका शोषण करना, ये सारी चीज़ें जो है वो बायोपायरेसी से संबंधित होती हैं। ऐसे में ये चिंताएं लगातार बनी रहेंगी कि कहीं किसानों का शोषण ना हो जाए। निष्कर्ष में हम यही कह सकते हैं कि जो अधिनियम है पीपीवी और एफआर अधिनियम 2001 उसमें पादप ब्रीडर्स, शोधकर्ताओं और किसानों को हितों को बढ़ावा देता है निश्चित रूप से। अब हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे पेटेंट और पीपीवी
एंड एफआर अधिनियम 2001 उसके बीच अंतर क्या है? क्योंकि पेटेंट जो है वो आईपीआर भी वही काम करता है और ये अधिनियम भी वही काम करता है, लगभग वही काम करता है। तो ऐसे में दोनों के बीच अंतर क्या है? तो आईपीआर में क्या होता है, पेटेंट में औद्योगिक उपयोग के संबंधित वस्तुओं के लिए आईपीआर का उपयोग होता है, जबकि इस अधिनियम में क्या होता है, उन पादपों ब्रीडर्स को आईपीआर प्रदान किया जाता है जिन्होंने उस पादप किस्म की ब्रीडिंग या विकास किया है। तो इसमें जो है उद्योग जो है शामिल नहीं है, औद्योगिक उपयोग वाली वस्तुएं शामिल नहीं है। दूसरा क्या है, किसी आविष्कार को सार्वजनिक करने के बदले किसी देश की सरकार या उसके आविष्कार या आविष्कारक द्वारा अधिकृत किसी संस्था को एक निश्चित समय के लिए मूल आविष्कार के संबंध में विशेष अधिकार प्रदान किया जाता है, अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ को पेटेंट करा लिया है तो। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसमें देश के किसानों के अलावा अनुसूचित सभी फसल प्रजातियों की किस्मों की सुरक्षा और देने के अलावा किसान ब्रीडर शोधकर्ताओं के अधिकार को प्रदान किया गया है। यानी कि केवल शोधकर्ता को ही ये अधिकार प्रदान किया गया है कि आप जो है बिना किसी के परमिशन से शोध कर सकते हो। बाकी इनका अधिकार जो है वो सुरक्षित रहता है, उसको बहुत ज़्यादा साझा नहीं किया जा सकता है। इनके लाभ साझाकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है, जबकि जो इस अधिनियम में लाभ साझाकरण करने, मुआवजा देने, किसानों का कभी कभी नुकसान भी हो जाता है तो उनको मुआवजा देने का भी प्रावधान इसमें शामिल है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इस अधिनियम को स्पेशल बना देती हैं।